सभी का, मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासी संग्राम के मैदान में हर दांव पेच की खास अहमियत रहती है। कई बार छोटे छोटे दांव का बड़ा असर दिखता है और कुछ ऐसा ही यूपी की राजनीति में भी देखा जा रहा है। चुभने वाले छोटे बयान बड़ा असर दिखा रहे हैं, बड़ा संदेश दे रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा को शिशुपाल अल्टीमेटम देने वाले सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने आज भाजपा को लंका दहन करने वाली चेतावनी दे दी। यूपी के महाभारत में राजनीति का ये नया लंका कांड अब चर्चा में है, तो वहीं भाजपा ने पलटवार में सपा को आसुरी शक्तियां करार दे दिया। अब साफ है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और ये 2024 की लड़ाई के घमासान को और भी ज्यादा तेज करने वाला है। और इसी के साथ आज मैं आपको यूपी के चुभने वाले सियासी संग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव को आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काशी आने का न्योता दिया। आमंत्रण इस बात का भी था कि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करें, जिनसे उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी। दरअसल ये एक तरह का तंज था जिसका सीधा मतलब समझना मुश्किल नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने इशारों में साफ कर दिया कि सपा और अखिलेश अब भगवान के भरोसे हैं और उनका कल्याण सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि सपा कुछ भी कर ले, लेकिन 2024 में फिर से देश की सत्ता में भाजपा की वापसी होगी और पूरे दिन आज ऐसे ही चुभते वाले बयानों के तीरों की बारिश। अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का काशी वाला न्योता। से मेरी ओर से कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर जाएं, उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका कल्याण। पूर्वांचल के मैदान से अखिलेश को आर पार संदेश। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में, हम जनता के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। अब लोकतंत्र में अपनी बात करने का सबको अधिकार है, वो भी कहें हम भी कहें। अखिलेश का टिक टिक प्लान, भाजपा का महाअभियान। अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 और देश में 400 पार 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंचे, इसी लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। यूपी की सियासत में 400 दिन वाला काउंटडाउन। यही कहा है कि 399 दिन, अब आज तो 398 दिन है मोदी जी को फिर से तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के और भारत के स्वर्णिम इतिहास की संरचना के लिए के ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्थापित करने के 398 दिन हैं। सपा का चुनावी डंका, भाजपा को याद दिलाई लंका। और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका का दहन करा के कोई निकला हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लंका दहन तो निश्चित रूप में जो अत्याचारी होते हैं, जो अपराधियों को प्रश्रय देने वाले लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले होते हैं, तो उनको दंड, उनका लंका जरूर होती है। सियासत का लंका कांड। बात तो चुभेगी। तो देखिए, भाजपा ने अखिलेश की चुनौती कबूल कर ली है। अखिलेश यादव ने बुधवार को तेलंगाना के खम्मम में ऐलान किया था कि वो यूपी में भाजपा का सफाया कर देंगे। तो भाजपा ये कह रही है कि 80 में से 80 सीटें जीतकर वो विरोधियों को पूरी तरह से हवा करने जा रही है। अब तीसरे मोर्चे के मंच से अखिलेश की चुभने वाली बयानबाजी पर आज भी पूरे दिन सियासत गर्म रही। भाजपा ने कहा कि 24 घंटे और 365 दिन जमीन पर रहने वाले उसके नेताओं और उसके कार्यकर्ताओं को ये फर्क नहीं पड़ता कि विरोधी क्या कहते हैं, क्योंकि जनता का मिजाज उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तेलंगाना के खम्मम से अखिलेश यादव ने
यूपी से भाजपा के सफाए का जो चैलेंज दिया था उसे भाजपा ने स्वीकार कर लिया है। दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता सपा का सफाया कर देगी और विजय तिलक तो भाजपा के माथे पर ही होगा, क्योंकि जमीन पर जनता के बीच सिर्फ हम हैं। हमारी पार्टी की नियमित गतिविधि है। अब ये लोग तो सीजनल लोग हैं। अब कहाँ है मुख्तार अंसारी या दूसरे दलों के लोग कहाँ हैं? जब चुनाव आ जाएगा तो आपके बीच में आ जाएंगे बड़ी बड़ी बातें करने। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है। हम जनता के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। अब लोकतंत्र में अपनी बात करने का सबको अधिकार है, वो भी कहें, हम भी कहें। समाजवादी पार्टी अपने मिशन थर्ड फ्रंट के जरिए भाजपा पर तूफानी हल्ला बोल चुकी है, तो भाजपा के दिग्गजों ने जवाब के लिए मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा कह रही है कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो पूरे नहीं होने वाले। तो अखिलेश जी यदि कहते हैं या फिर हमारे केजरीवाल जी या पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं या चंद्रशेखर राव जी हैं तेलंगाना से, अगर वो लोग कुछ बात को कहते हैं तो वो तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की जो बात है तो वो देख सकते हैं। उन्हें कोई हम लोगों को कोई इतराज नहीं है और देखा है खूब, कोई भी देखे। इस बीच सपा के खेमे से भाजपा के बागी तेवर दिखा रहे सांसद वरुण गांधी को लेकर नए संकेत सामने आए हैं। राहुल गांधी ने वरुण के लिए कांग्रेस में आने की बात खारिज की, तो सपा की तरफ से वरुण को लेकर स्वागत करने वाले तेवर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी पसंद है? देखिए, हमारे राहुल गांधी को शुभकामनाएं। मतलब साफ है कि भाजपा के बागियों का सपा में स्वागत होने वाला है। हालांकि सपा भले ही पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को लेकर वेलकम वाला इशारा दे चुकी हो, पर भाजपा ने अभी वरुण का चैप्टर क्लोज नहीं किया है। वरुण गांधी का क्या होगा? पीलीभीत से सांसद ये मैं कैसे उनसे पूछो ना। वरुण गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी मना कर दिया और अक्सर जब से भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो मुखर रहे हैं भाजपा की सरकार को लेकर। तो वरुण पार्टी का जो विषय है पार्टी विचार करेगी, ये केशव प्रसाद विचार है। यानी भाजपा और सपा के बीच इस वक्त चक्रव्यूह की हर दिन नई चाल चली जा रही है, जिससे चुनावी माहौल लगातार गर्मा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं भाजपा सरकार को शिवपाल यादव के लंका दहन वाले अल्टीमेटम की। सपा विधायकों और नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई पर शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि जिस तरह से फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं, जनता को परेशान किया जा रहा है, इन सबके खिलाफ समाजवादी लोग इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे, भाजपा सरकार की लंका जलाने का काम करेंगे। और पलटवार के लिए देखिए, भाजपा के दिग्गज पहले से तैयार बैठे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि लंका की चर्चा करने वाले आसुरी शक्तियों वाले लोग हैं, जिन्हें जनता सबक सिखाएगी। हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग, और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। सपा के नेताओं पर पुलिस के एक्शन, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की और भस्तीकरण की कार्रवाई पर शिवपाल यादव ने भगवा ब्रिगेड के खिलाफ आर पार के संघर्ष का शंखनाद कर दिया है। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जलेगी ये समझिए, आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मतलब साफ है, पार्टी नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सपा अब संघर्ष की तैयारी में है, जिसका संकेत अखिलेश यादव बीते दिनों जेल में बंद सपा नेताओं से मुलाकात के बाद दे चुके हैं। अब बलिया की धरती से शिवपाल यादव का बयान आया है, वो समाजवादी पार्टी के बदले हुए तेवर का संदेश लाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद पाले समाजवादी पार्टी की रणनीति
आने वाले दिनों में क्या होने वाली है शिवपाल यादव के इस बयान से समझिए, और ये भी समझिए कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की भावी राजनीति में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी। शिवपाल यादव ने अपने इस बयान में बहुत कुछ साफ कर दिया है। देखिए, अब देखिए, सड़कों से लेकर के जेल भरो आंदोलन से लेकर के धरना से लेकर के प्रदर्शन से लेकर के सब चलेगा। शिवपाल यादव के इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं। पहला, मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद से सपा कार्यकर्ता उत्साहित है। सपा कार्यकर्ताओं के इस उत्साह का इस्तेमाल पार्टी के हित में करना चाहती है। जमीनी स्तर पर पार्टी की पैठ मजबूत करना चाहती है। दूसरा, पार्टी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर सपा संदेश देना चाहती है कि भाजपा की सरकार सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। और तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में सपा की बेहतर भूमिका के लिए जरूरी है कि यूपी में समाजवाद के झंडा बरता सक्रिय भूमिका दिखाई दे। सपा के इस त्रिस्तरीय एजेंडे को अखिलेश यादव के ट्वीट से समझिए। एक दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के खम्मम में अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ट्वीट के जरिए वही संदेश दोबारा दिया है। अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट में लिखा, भाजपा सरकार सोचती है कि हर समस्या का समाधान होर्डिंग और बोर्ड लगाने से हो जाता है, इसलिए जनता भाजपा से त्रस्त है। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि अब तो बंदर भी बंदर बनने के लिए तैयार नहीं है। अब भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का डिजिटल बोर्ड लगवा लेना चाहिए। साफ है, जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव पहले से कहीं ज्यादा चुभने वाले हमले कर रहे हैं, जिसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश का अहंकार करार दे रहे हैं। अब लंका का दहन करा के कोई निकला हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन लंका दहन तो निश्चित रूप में जो अत्याचारी होते हैं, जो अपराधियों को प्रश्रय देने वाले लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले होते हैं, तो उनको दंड, उनका लंका जरूर होती है। और ढा रहे हैं योगी जी, बुलडोजर किस पे चल रहा? माफियाओं पे चल रहा है। बुलडोजर किस पे चल रहा? अपराधियों पे चल रहा है। भाजपा के इस विश्वास के पीछे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के आंकड़े हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा 5 सीट से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। और शिवपाल यादव की सपा में वापसी से जो नए समीकरण बने हैं, वो 2024 के महासमर में निर्णायक साबित हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में भाजपा कल गाजीपुर में बड़ी रैली करने जा रही है और इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस वक्त बसपा के अफजाल अंसारी का कब्जा है। अफजाल माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। इस पूरे इलाके में अंसारी परिवार का खासा असर भी रहा है। इसे चुनौती देने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2019 में हारी हुई सीटों को 2024 में हर हाल में जीतने के लिए भाजपा ने बड़ा मिशन तय किया। पूर्वांचल की धरती से भाजपा 2024 की चुनावी तैयारी का वो ट्रेलर दिखाने की तैयारी में है, जिससे विरोधियों को जमीन खिसकने का खतरा सताने लगे। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का गढ़ माने जाने वाले गाजीपुर में भाजपा चुनौती तो बसपा को दे रही है, लेकिन सीधे निशाने पर सपा है। दरअसल 2019 में गाजीपुर लोकसभा सीट के मैदान में सपा और बसपा ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। ये सीट सपा ने बसपा को दी थी और बसपा यहां से 1,20,000 वोटों के अंतर से भाजपा को हराने में कामयाब रही थी। अब तक अफजाल अंसारी बसपा में ही हैं, लेकिन सपा से भी उनकी दूरी ज्यादा नहीं। 2024 के चुनाव तक कौन किसके पाले में रहेगा, इस पर अटकलें तेज हैं। लेकिन मौजूदा वक्त की बात करें तो भाजपा की पहली कोशिश समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा के चुनावी समीकरण को यहां पूरी तरह ध्वस्त कर देने की है। पार्टी को सपा और बसपा के अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से इस बार राह
आसान दिख रही है। हमारी पार्टी की नियमित गतिविधि है। अब ये लोग तो सीजनल लोग हैं। अब कहाँ है मुख्तार अंसारी या दूसरे दलों के लोग कहाँ हैं? जब चुनाव आ जाएगा तो आपके बीच में आ जाएंगे बड़ी बड़ी बातें करने। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है। हम जनता के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। अब लोकतंत्र में अपनी बात करने का सबको अधिकार है, वो भी कहें हम भी कहें। यूपी में भाजपा ने 2024 के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को साधने में पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। जेपी नड्डा का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 1 साल जैसे ही बढ़ा, उन्होंने यूपी का रुख करने में देर नहीं की। उसमें भी उन्होंने पूर्वांचल को चुना। दरअसल दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में यूपी को लेकर तय चुनावी रणनीति का ये बड़ा दांव है। एक तरह से पूर्वांचल के गाजीपुर में मेला लगा हुआ है। गाजीपुर को नड्डा ने पहले दौरे के लिए इसलिए चुना है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर में भाजपा हार गई थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। भाजपा के लिए इस वक्त राहत की बात यह है कि सपा और बसपा के बीच 2019 की तरह अब गठबंधन नहीं और न ही साथ आने के आसार दिख रहे हैं। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुभाषपा की राहें अब अलग हो चुकी हैं। राजभर भाजपा को लेकर ज्यादा नरम भी दिख रहे हैं। ये सुकून की बात इसलिए है क्योंकि राजभर समाज के इस जिले में बड़ी तादाद में वोट है। जेपी नड्डा को वाराणसी से होकर गाजीपुर जाना है। काशी इसलिए क्योंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद ही भाजपा की तरफ से इस महाअभियान को तेजी दी जाने वाली है। मिशन है 80 में से 80 सीटें जीतने का। उत्तर प्रदेश में अब गुजरात के बाद गुजरात में 86% सीटें जीती हैं बीजेपी ने विधानसभा में, और हम गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का, वो है कि हम अब की आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में अब की कायम। यूपी भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे पता है कि दक्षिण के राज्यों में अगर उसे कोई नुकसान होता है तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से इसकी बड़ी भरपाई मुमकिन है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो लखनऊ से होकर ही जाता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला और वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मायावती ने अपने दलित वोट बैंक में सेंधमारी के अखिलेश प्लान को नाकाम करने की बड़ी तैयारी की है। बसपा के कैडर माने जाने वाले दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए सपा अध्यक्ष ने आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर से अपनी करीबी बढ़ाई। खतौली में रालोद, सपा और आजाद समाज पार्टी की ताकत का असर भी दिखा और उपचुनाव में ये विधानसभा सीट रालोद ने भाजपा से छीन ली। इसके बाद से पश्चिमी यूपी के दलित वोटर्स के बीच चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया। अब इसे कम करने के लिए बसपा मिशन आजाद पर काम कर रही है, जिसका सबसे बड़ा मकसद है चंद्रशेखर आजाद की सियासी ताकत को बेअसर कर दे। अखिलेश यादव की रणनीति को झटका देने के लिए बसपा बड़े प्लान पर काम कर रही है। योजना है आजाद समाज पार्टी की दलितों के बीच बढ़ती पैठ को बेअसर कर देना। इसके लिए मायावती की कोशिश अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोगों को बसपा में शामिल करवाने की है। आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बसपा के आधार वोटरों के बीच उथल-पुथल मचा दी थी। अब बसपा इसका बदला लेने को तैयार बैठी है। अंदर खाने बड़ी रणनीति बन रही है और इसका सबसे बड़ा मकसद है मायावती को चुनौती देने वाली हर ताकत पर रणनीतिक तौर पर सियासी चोट करना। और इसके लिए बसपा पहले दौर में चंद्रशेखर आजाद के करीबी युवा नेताओं को अपने पाले में करने की जुगत में है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लेकर है। हमारी जो विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है और हम लोग उस पर चल रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है 85 बनाम 15 है। तो सेंधमारी कर रहे हैं, कितना करें उससे मतलब नहीं है। जो हमारे साथ यूथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं,
वो बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चलने वाले लोग। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए बसपा ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को मोर्चे पर लगाया है। आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को बसपा में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी है। आजाद समाज पार्टी के युवाओं को बूथ कमेटियों में भागीदारी दी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद की रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से दोस्ती भी दलित, पिछड़े और शोषित युवाओं के लिए आकर्षण की बड़ी वजह है। इस तिकड़ी ने पिछले विधानसभा चुनावों में खासा असर दिखाया था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर चंद्रशेखर आजाद का ज्यादा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है मायावती ने सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेटर्स को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का किला तोड़ने के लिए लगाया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने गांव चलो अभियान चलाया है। गांव के ऊपर, बूथ के ऊपर जा करके तैयारी की जा रही है और हम 2024 को लेकर के पूरी गंभीरता के साथ प्रत्येक दिन हमारी बूथ लेवल के ऊपर मीटिंगें आयोजित हो रही हैं और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं पार्टी का संगठन मजबूत कर करके। अब इस पुरानी तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं। खतौली उपचुनाव के बाद की ये तस्वीर पश्चिमी यूपी में बड़ा सियासी संकेत दे गई। जाट वोट बैंक के साथ दलितों के युवा वोटर्स का जुड़ना और उसे सपा के कैडर वोटर्स का सहारा मिलना बसपा की चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी बसपा की इस रणनीति को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। बच्चा बच्चा भीम का और बीएसपी की टीम का, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा पर पड़ेगा। पश्चिमी यूपी बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन पार्टी यहां पिछले कुछ चुनाव में पहले के मुकाबले काफी कमजोर हुई है। जब से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद की साझा रणनीति चर्चा में है, तभी से बसपा की नींद उड़ी हुई है। पार्टी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही। ऐसे में चुनौती बड़ी है। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये 24 में अपने आप पता चल जाएगा। हम तो सीधी सी बात ये कहते हैं कि ये मुखौटा लगा करके काम करना बंद कर देना चाहिए। असली चेहरा, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रही बात भाजपा की, तो वो बार बार दोहरा रही है कि मायावती चाहे जितनी रणनीति बना ले, लेकिन भाजपा की सियासी सेहत पर बसपा की किसी भी कोशिश का असर नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत करने में बसपा का भाजपा से मुकाबला नहीं। तो आज अगर वो फिर चुनाव के लिए तैयारी करती हैं तो उनका दल है, तैयारी करें। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और हर दल चाहता है कि हमारा संगठन आगे बढ़े, वही वो कर रहे होंगे। साफ है कि मंडल स्तर पर बैठकों का नया सिलसिला तेज करने वाली बसपा की सक्रियता अचानक पहले से कई गुना बढ़ गई है और वो विरोधियों को हर मोर्चे पर खुली चुनौती देने को तैयार है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेल में बंद इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने तर्क ये दिया कि आरोपी प्रभावशाली है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने कानपुर के फर्जी आधार कार्ड के मामले में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। पुलिस को कोर्ट ने 4 हफ्तों का समय दिया। इरफान की मुसीबतें सिर्फ इतनी ही नहीं बढ़ी। दरअसल अब कानपुर पुलिस ने कोर्ट में दिग्गज वकीलों को इरफान के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी भी कर दी है, जिससे इरफान को किसी भी केस में राहत न मिल पाए। 3 दिन और दूसरी बार इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज हो गई। सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने भी इरफान सोलंकी को बड़ा झटका दिया है। इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, महिला का घर जलाना और कब्जा करने की कोशिश संगीन अपराध है। आरोपी प्रभावशाली है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को फिलहाल किसी तरह की राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
8 नवंबर को आगजनी और प्लॉट पर कब्जा करने के मामले में पहला मुकदमा लिखा गया था और उसके बाद 2 महीने के भीतर 8 मुकदमे इरफान सोलंकी के खिलाफ लिखे गए। फर्जी आधार कार्ड मामले में भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है। 28 दिन का वक्त दिया गया है और उसके बाद रीज्वाइंडर इरफान के वकील के द्वारा कोर्ट में लगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल राहत मिलती हुई इरफान सोलंकी को नहीं दिख रही है। सपा विधायक सोलंकी के खिलाफ 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में मकान में आग लगाने और जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए सोलंकी 2 दिसंबर तक अंडरग्राउंड रहा। आरोप है कि इस दौरान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए हैदराबाद तक की यात्रा की। इस मामले में 26 नवंबर को ग्वालटोली थाने में केस दर्ज हुआ। दोनों ही मामलों में जांच जारी है। इरफान सोलंकी पर कुल 16 केस दर्ज हैं। उसके भाई रिजवान पर 8 केस दर्ज हैं। सोलंकी ब्रदर्स पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। अब कानपुर पुलिस इरफान सोलंकी के खिलाफ बिकरू कांड की तरह कोर्ट में पैरवी के लिए रणनीति बना रही है। कानपुर पुलिस ने शासन को पत्र लिखकर स्पेशल एडवोकेट की मांग की है, जिससे मजबूती से केस की पैरवी की जा सके। कानपुर पुलिस ने आधार कार्ड केस में इरफान सोलंकी की सहयोगी नूरी शौकत को जमानत मिलने के बाद ये कदम उठाया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में अब प्रभावी पैरवी के लिए कानपुर पुलिस के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। शासन को लिखे गए इस पत्र में प्रभावी पैरवी के लिए विशेष अधिवक्ता की मांग की गई है और ये कहा गया है कि आगे आरोपियों को आसानी से जमानत ना मिले और लचर पैरवी के चलते जो जमानत मिल रही है, ऐसे में विशेष अधिवक्ता की जरूरत है। इरफान सोलंकी पर पिछले 2 महीने में 8 मुकदमे लिखे गए हैं। 8 नवंबर को सबसे पहला मुकदमा लिखा गया था पीड़ित नज़ीर फातिमा की तरफ से दी गई तहरीर के पर। जाजमऊ थाने में लिखे गए इस मुकदमे के बाद से 7 अन्य मुकदमे लिखे गए। इरफान सोलंकी को लेकर कानपुर पुलिस की ये सक्रियता समाजवादी पार्टी को चुभ रही है। आरोप है कि कानपुर पुलिस कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय सपा नेताओं और विधायकों को फंसाने में जुटी है। हमें लगता है शासन और पुलिस दोनों ही आवश्यकता से अधिक मेहनत कर रहे हैं। इतना मेहनत यदि कानून व्यवस्था बनाने में करते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चूंकि वो विपक्षी विधायकों को दबाने में जो मेहनत कर रहे हैं जरूरत ज़्यादा है। मैंने पहले भी कई बार राय दी, मैं कानपुर पुलिस को राय दूंगा कि जो विपक्षी विधायक हैं जिनकी आवाज़ें अच्छी नहीं लग रही। बात करते हैं अब कुश्ती फेडरेशन के अधिकारियों के विरोध के महादंगल की। महिला पहलवानों का दिल्ली में दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। इनका आरोप है कि फेडरेशन के अंदर महिला खिलाड़ियों का शोषण होता है और बड़े ओहदे पर बैठे फेडरेशन के अधिकारियों के इशारों पर यह सब कुछ चल रहा है। अब तक देश की दिग्गज महिला पहलवानों के समर्थन में दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। उधर घेरे में आए सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, तो वहीं दिग्गज खिलाड़ी विनेश फोगाट ने यह साफ कर दिया कि हम बृजभूषण का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, जेल भी भिजवाएंगे और एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। तो ऐसी चीज लेगी हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही, अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। कुश्ती फेडरेशन और फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों का सब्र अब टूटने लगा है। आरोप है कि रेसलिंग में कुछ करने गुजरने का जज्बा लेकर आने वाली लड़कियों का फेडरेशन में बैठे लोग शोषण कर रहे हैं। सीधा आरोप फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर है। दावा है कि अब तक 5 से 6 लड़कियां सामने आई हैं जिनका शोषण हुआ है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट ने कहा कि हमें उन लड़कियों को सामने लाने के लिए मजबूर न किया जाए। प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। मैं पीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है, तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे। बृजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में कुश्ती के खिलाड़ी जंतर मंतर पहुंचे। इनमें रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया, टोक्यो ओलंपिक में ही रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट, सरिता मोरे,
दीपक पुनिया, अंशु मलिक, अमित धनखड़, संगीता फोगाट और सोनम मलिक समेत 200 से ज्यादा पहलवान जंतर मंतर पहुंचे। इस बीच खेल मंत्रालय भी एक्शन में नजर आया है। दोपहर के वक्त खिलाड़ियों को बुलाकर खेल सचिव ने बातचीत की। हालांकि खेल सचिव से बातचीत के बाद कुश्ती खिलाड़ी संतुष्ट नजर नहीं आए। जंतर मंतर पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को हम केस दर्ज करवाएंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम कल एफआईआर भी लॉन्च करवाएंगे। एक नहीं, कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब एफआईआर करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। मतलब ये कि जंतर मंतर पर जमे कुश्ती खिलाड़ियों ने सरकार की ओर से एक्शन न होता देख अब कानून का सहारा लेने का मन बना लिया है। वहीं विनेश फोगाट समेत रेसलिंग खिलाड़ियों के शोषण वाले आरोपों पर फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इतिहास का पन्ना खोलकर बैठ गए। एक सप्ताह तक हम इनके लिए अच्छे थे। अभी एक सप्ताह पहले ही यह यहाँ पर आए थे और हमारे कामकाज की तारीफ करते थे, लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहां पर बैठे थे सबने भाग नहीं लिया। सवाल ये है, इसमें बहुत गहरी साजिश है। जितना ये दिखाई दे रहा उतना है नहीं। इसके पीछे उन स्पॉन्सर कंपनियों के एजेंटों का हाथ है जो खिलाड़ियों का शोषण करते हैं, जो खिलाड़ियों के नाम पर CSR फंड लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। प्लस इसमें विदेशों में टॉप 10 जो हमारी भारत सरकार की स्कीम है उसमें करोड़ों रुपया मिलता है उन खिलाड़ियों को जिनको उम्मीद होती है कि वो पदक लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर खिलाड़ी क्यों अपनी ट्रेनिंग छोड़कर धरने पर बैठेंगे, वो भी तब जब अगले ही साल पेरिस में ओलंपिक का आयोजन होना है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब सियासत आकार ले रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए जांच की मांग की है। प्रियंका ने लिखा, हमारे खिलाड़ी देश की शान है। विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से ये देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच दिल्ली में धरने की जगह से एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जिसमें बजरंग पुनिया मंच पर पहुंचे सियासी दलों के लोगों को भाषण से रोकते दिखे। उन्होंने दो टूक कहा कि मामला खिलाड़ियों का है और इस मंच से राजनीति ठीक नहीं। माना जा रहा है कि अगर शुक्रवार को धरने पर जमे कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से केस दर्ज करवाया जाता है तो भाजपा सांसद और फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखीमपुर के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला कब आएगा, तारीख अभी तय नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में खास बात यह रही कि यूपी सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का जमकर विरोध किया। जमानत याचिका के विरोध के दौरान हुई बहस पर बचाव पक्ष, पीड़ित पक्ष और यूपी सरकार की तरफ से जोरदार दलीलें दी गई। 3 अक्टूबर 2021 को हुए लखीमपुर के तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई। यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुई एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। केस से जुड़े और कई आरोपी जेल में हैं। वहीं आशीष मिश्रा की तरफ से पैरवी कर रहे दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आशीष मिश्रा 1 साल से जेल में है। केस में 400 से ज्यादा गवाह हैं। ऐसे में ट्रायल पूरा होने में 5 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। तो क्या मेरे क्लाइंट को तब तक जेल में ही रहना होगा?
आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पर दलील रखी और कहा कि पूरे जो केस का ट्रायल है वो 8 से 10 साल चलेगा। ऐसे में उनके मुवक्किल क्या इतने लंबे समय तक जेल में रहें, क्योंकि अगर बात करें तो जो दुष्यंत दवे हैं पीड़ित पक्ष के वकील, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि आशीष मिश्रा अगर जेल से बाहर आते हैं तो गवाहों पर और केस पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जाए। आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि पुलिस की ओर से आशीष मिश्रा पर दर्ज की गई एफआईआर में आरोपों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इस मामले में अब तक कोई भी चश्मदीद सामने नहीं आया। मुकुल रोहतगी की इस दलील पर यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा, आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में 4 अन्य आरोपियों की जमानत का ट्रायल कोर्ट में विरोध किया गया है। हालांकि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच गरिमा प्रसाद की इस दलील से सहमत नहीं दिखी। बेंच ने सवाल किया, जब चार्जशीट फाइल हो चुकी है, चार्ज फ्रेम हो चुका है, तो फिर जमानत के पहलू पर बहस क्यों नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा प्रसाद को जमानत के विरोध का नया कारण बताने को कहा। इस पर गरिमा प्रसाद ने कहा कि लखीमपुर की घटना पीड़ा देने वाली है, ये गंभीर मामला है। अगर आशीष मिश्रा को जमानत दी जाती है तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि तिकुनिया कांड जघन्य अपराध है, कोर्ट को आरोपियों को जमानत नहीं देनी चाहिए। पीड़ित पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि आरोपी और उसके मंत्री पिता ने पीड़ितों को डराया धमकाया है, इसलिए इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के मंत्री पिता को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से साफ तौर पे कहा है कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर जमानत मिलेगी तो समाज में ये गलत संदेश जाएगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसाकांड काफ़ी लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और लोग इसे बड़ा हिंसाकांड मानते हैं, इसलिए लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पीड़ित पक्ष के वकील दुष्यंत दवे और यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद की इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आशीष मिश्रा की जमानत हमने रद्द की थी, हमें ही जमानत पर विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा, सजा के बिना हम किसी को मन मुताबिक या अनिश्चित समय के लिए जेल में नहीं रख सकते। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच के इस तर्क पर पीड़ित पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, आशीष मिश्रा सिर्फ हत्या ही नहीं करना चाहता था, बल्कि मारकर भागना भी चाहता था। 4 किसान और 1 पत्रकार की मौत हुई, जिसके जवाब में आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ये कोई पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी। रोहतगी ने कहा, सारी दलीलें ये हैं कि वो आरोपी है, इसलिए उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सवाल ये है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जब आदेश पारित करेगा तो क्या कुछ फैसला देता है, क्या आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है या नहीं मिलती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि वो डे टू डे हियरिंग के लिए इसमें निगरानी रखने के पक्ष में है और ये भी चाहती है कि जिस तरीके से इस पूरे केस को सुना जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं मामले में थोड़ा तेजी आए, लेकिन जमानत का अधिकार हर किसी को है और इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना है कि आशीष मिश्रा को लेकर के कब सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से फैसला देता है। तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को 10 फरवरी 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब फिर से आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसले का ऐलान करना है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जोशीमठ के महासंकट पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने राहत अभियान से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी दी और अफसरों से तेजी से लोगों तक मदद पहुंचाने को भी कहा। और इसी बीच फटी हुई जमीन से रिस रहा पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले के मुकाबले संकट और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है और इसी बीच 259 परिवारों के 867 लोग विस्थापित हो चुके हैं। जोशीमठ शहर और यहाँ रहने वाले लोगों को आपदा संकट से कैसे बचाया जाए, इस एक सवाल पर देहरादून से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ जोशीमठ में जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। जमीन धंसने के कारणों को लेकर जारी तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट आने पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने जोशीमठ में ड्रेनेज और सीवर सिस्टम के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी जारी किए।
8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। एनडीएमए की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह जिसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का ठीक प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें, और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस बीच जोशीमठ में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया समेत तमाम संस्थान जमीन धंसने के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं, जबकि जिला प्रशासन विस्थापित हो रहे परिवारों को राहत राशि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चिंता की बात यह है कि जोशीमठ में जमीन से रिस रहा पानी पहले के मुकाबले बढ़ गया है। अब तक 259 परिवारों के 867 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी वहाँ के जो CBRI के चीफ साइंटिस्ट हैं मिस्टर कानूनगो, उनसे वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिन जिन घरों में क्रैकोमीटर लगाए गए थे, दरारों की जो चौड़ाई है उसमें भी वृद्धि नहीं हुई है। एक अच्छा साइन है। जो वाटर डिस्चार्ज है वो कल 100 LPM था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वो 150 LPM हो गया है। 150 150 तो वो घट बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था, घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी थी, और फिर घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी है। प्रशासन और जोशीमठ में रहने वालों के लिए राहत की बात यह है कि किसी नए घर में दरार की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही दरारों की चौड़ाई बढ़ना भी फिलहाल रुक गया दिखता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं धर्म के नजरिए से फिल्मों को सेंसर करने के लिए गठित धर्म सेंसर बोर्ड की। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज के माघ मेले में इसका ऐलान कर दिया है। संतों का ये सेंसर बोर्ड सबसे पहले पठान फिल्म को देखेगा, उसके बाद निर्माता और निर्देशकों को फिल्म के कुछ हिस्सों पर कैंची चलाने की सलाह दी जा सकती है। इस पर अमल नहीं होने पर यह बोर्ड फिल्म के निर्माता और निर्देशकों के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने को लेकर कानूनी कार्रवाई करेगा। आने वाले दिनों में साधु संत हर विवादित फिल्म का पहला शो देखकर सेंसर का फैसला लेंगे। अब पठान फिल्म को संतों के सेंसर बोर्ड की सनातन परीक्षा से गुजरना होगा। पठान फिल्म के बेशर्म रंग गाने के विवादित सीन पर नाराज साधु संतों का विरोध एक अलग सीमा पर पहुंच गया जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड का गठन कर दिया। यह बोर्ड बॉलीवुड फिल्मों, सीरियल और OTT प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों में कथित तौर पर सनातन धर्म को अपमानित करने के कंटेंट को सेंसर करने की सलाह देगा। संतों का यह सेंसर बोर्ड सभी चर्चित फिल्मों के पहले शो देखकर अलग से सर्टिफिकेट जारी करेगा। फिलहाल सबसे पहले 25 जनवरी को शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की विवादित फिल्म पठान को इसके सदस्य देखेंगे। अब जो भी फिल्में आएंगी, जब हम काम शुरू करेंगे तो देखिए, हमारे पास अभी इतने कार्यकर्ता नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं है कि हम इतने विशेषज्ञ भर्ती कर लें, उनको TA देना, सब चीज़ अर्थ सापेक्ष भी होता है। तो अभी तो हमारे पहले सदस्य वही हैं जो दर्शक हैं। तो दर्शक जाएंगे, देखेंगे, अगर उनकी तरफ से आपत्ति आती है तो फिर हमारे विशेषज्ञ उस फिल्म को देखेंगे, और अगर गड़बड़ दृश्य हुआ तो हम अपना कार्य शुरू कर देंगे, उसी से शुरू कर देंगे। जी, सर्टिफिकेट हम हर फिल्म का जारी करेंगे। जो फिल्में अभी तक दिखाई जा चुकी हैं, खाली समय में उनको भी बैठ के हमारे विशेषज्ञ देखेंगे और उनके बारे में भी जारी करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जहाँ भी वो फिल्म दिखे, सूची हो, वहीं पर हमारा सर्टिफिकेट भी दिख जाए, ताकि हमारा जो दर्शक है, परम धार्मिक दर्शक, वो समझ जाए कि ये फिल्म हमारे देखने लायक नहीं है, इसमें ऐसे दृश्य होंगे जिससे हमको दोष लगेगा देखने का। फिल्म देखने के बाद संत सेंसर बोर्ड अपनी तरफ से निर्माता निर्देशकों को गाइडलाइंस भेजेगा। तमाम रिलीज होने वाली फिल्म का पहला शो बोर्ड के सदस्य देखेंगे। आपत्तिजनक कंटेंट पाए जाने पर धर्म सेंसर बोर्ड अंश हटाने की मांग करेगा। झोंको, टोको और रोको की कार्यशैली के साथ इस धर्म सेंसर बोर्ड के काम करने का ऐलान किया गया है। बात तो चुभेगी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।